Assalamu alaikum dear students, I am your physics teacher Najmul Hassan. We are going to discuss Cambridge O-Level Physics Syllabus 5054 Paper 1 Variant 2 May-June 2025. So let's get started with the question number 1. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आप लोगों से कहा गया है विच लिस्ट कंटेन्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। आपने ये जो आपको ऑप्शंस गिवन है इसमें से आपने वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो बतानी है। आप लोग ये बात जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनके पास जो है वो डायरेक्शन भी हो। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर हम बात करें मैस की तो मैस के पास जस्ट मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो फिर ये स्केलर हो गई, तो जिससे हमारा ये अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं होगा। डिस्टेंस भी स्केलर है जबकि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें उन्होंने पूछा सब वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए, तो पहली दो स्केलर है, लास्ट वाली वेक्टर है। उसके बाद बीटा ऑप्शन है मोमेंटम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम हमारे पास जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज g is equals to gravitational force per unit mass and in the same way displacement is shortest directed distance। तो हमारे पास जो है वो बीटा जो है वो राइट आंसर होगा। सो मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, a ball is thrown vertically upward and falling back। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकेंगे तो अपवर्ड जाते हुए उसकी स्पीड जो है वो कम होनी है, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़नी है। तो इनिशियली उसकी स्लोप कम होनी चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और बाद में उसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अगर हम इसके रेलेवेंट ग्राफ बनाना चाहें तो इसके रेलेवेंट हमारे पास ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा कि फर्स्ट इसकी स्लोप डिक्रीज होगी और फिर इसकी स्लोप इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा आंसर तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, आकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप एज इट मूव्स फ्रॉम अ ट्रैफिक सिग्नल। तो अगर हम इनिशियली देखें तो कार की स्पीड 0 है और बाद में उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। इट मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप इंक्रीज होनी चाहिए कुछ इस तरह का ग्राफ, जबकि इसकी स्लोप तो डिक्रीजिंग है। सो बीटा आंसर बी पॉसिबल नहीं है। इसमें चार्ली ऑप्शन है अ रॉक ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई क्लिफ एंड फॉलिंग इनटू द सी। इसमें भी स्पीड बढ़नी है तो इंक्रीजिंग स्लोप होनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अ ट्रेन ब्रेकिंग टू हार्ट एज इट स्टॉप्स एट अ स्टेशन। तो ये देखिए कि इसकी स्लोप जो है वो कम होती जा रही है और अल्टीमेटली जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसकी स्लोप 0 होगी, इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, इसकी स्लोप हमें जो है वो स्पीड के बारे में बताती है। तो अब अगर ट्रेन जो है वो स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। सो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज आल्सो डिक्रीजिंग, सो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे कहा गया है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग स्काई डाइवर इज शोन एज ही फॉल्स द स्काई डाइवर स्प्रेड्स आउट हिज आर्म्स एंड लेग्स एंड देन ओपन्स हिज पैराशूट। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द स्काई डाइवर फाइलिंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी। अगर हम बात करें टर्मिनल वेलोसिटी की तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है इट मींस हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप 0 होनी चाहिए। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू 0।
और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जीरो होने का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में बेसिकली स्लोप हमारे पास जीरो की इक्वल होती है। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन, जहां पर जो है वो स्लोप जीरो बन रही है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है या स्काई डाइवर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे वो कहता है अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन सीज अ हैजर्ड इन द रोड ahead at time t is equals to 0. The speed time graph shows how the speed of the car changes from time t is equals to 0. अब स्टूडेंट्स देखें, जब आप जो है वो कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको सामने से कोई हैजर्ड नज़र आती है तो आप अचानक से ब्रेक्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसके बारे में कुछ थिंक भी करेंगे, कुछ सोचेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एरिया x है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी थिंकिंग डिस्टेंस। ये बेसिकली हमें किस चीज के बारे में बताएगा, दिस विल टेल अस अबाउट दी थिंकिंग डिस्टेंस। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एरिया y के बारे में, तो एरिया y जो हमारे पास है इसमें ड्राइवर ने ब्रेक्स लगानी है। तो ड्राइवर जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस वन इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये जो थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को ऐड करके हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा। अब हमसे पूछते क्या है, 3 स्टूडेंट्स जस्ट व्हाट एरिया x एंड y एरिया y रिप्रेजेंट। इसमें स्टूडेंट 1 ये कहता है कि एरिया x रिप्रेजेंट्स द थिंकिंग डिस्टेंस, ये बात ठीक है। स्टूडेंट 2 सेज दैट एरिया y रिप्रेजेंट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है, बेसिकली ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस ओवरऑल है। स्टूडेंट 3 क्या कहता है, एरिया x प्लस एरिया y रिप्रेजेंट्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 3 आर करेक्ट, सो बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है सॉरी, इसमें हमसे कहा गया है द डायग्राम shows a graph of load against extension for a material at which point limit of proportionality. Limit of proportionality क्या है? According to Hooke's law, F is equals to kx. It says that F is directly proportional to x. तो वो पॉइंट जहां पर एक्सटेंशन और लोड यानी कि फोर्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है उसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का नाम देंगे। और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में लोड और एक्सटेंशन के दरमियान जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो पॉइंट ए तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद लाइन में कर्वेचर आना शुरू हो गया है। सो ए पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो अल्फा विल बी द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, मतलब चांद पे किसी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। 2 मेटल स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल वॉल्यूम इनके आइडेंटिकल हैं, बट डिफरेंट मास आर एट रेस्ट एट द सेम हाइट अबव द ग्राउंड ऑन द मून। ओके, द 2 स्फीयर्स आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम। हाउ डू द स्फीयर्स मूव आफ्टर दे आर ड्रॉप्ड। अब हमें यहां पर जो है अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़े तो लाजमी सी बात है कि हम मोस्टली जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेट्स दैट s is equals to ut plus half at square. As you people know that initial velocity is 0, so this factor comes to be 0. So s is equals to half at square. So t will be equals to 2 times of s, जिसको आप h भी कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय a, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो उसमें आगे ऑप्शंस में कहता है द स्फीयर विद लार्जर मास हैज स्मॉलर एक्सेलरेशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो सेम होनी है, जो कि ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑलमोस्ट हमारे पास इक्वल होती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है बीटा ऑप्शन, द स्फीयर विद लार्जर मास हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट। अब जो टाइम है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। दोनों के लिए मून पर एक्सेलरेशन भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। सो ये पॉसिबल नहीं है।
चार्ली ऑप्शन है द स्फीयर विद स्मॉलर मास हैज स्मॉलर एक्सेलरेशन, ये भी बात ठीक नहीं है। द टू स्फीयर्स हिट द ग्राउंड टुगेदर, डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसमें हमें ये कहा गया है अ स्टूडेंट डिटर्मिन्स द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल रॉक, द वेट ऑफ द स्मॉल रॉक इज 1.2 न्यूटन, she pours 100 centimeter cubic of water in a measuring cylinder, she carefully submerges a rock in 100 centimeter cube of water, the new reading of the measuring cylinder is 147 centimeter cubic. It means हमारे पास जो volume of the rock that will be equals to change in volume, that is equals to 147 minus 100, it comes to be 47 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक। अगर हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी का हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। मास हमारे पास किसके इक्वल होगा, मास इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओवर वॉल्यूम। अब वेट हमारे पास है 1.2, इसको आप 1.2 लिख लें और g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप 10 सपोज कर लें 47, 1.2 डिवाइड बाय 10 इट मींस 0.12 किलोग्राम ओवर 47, अगर इसको ग्राम्स में करेंगे तो 120 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 47 इट कम्स टू बी 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है a rock of mass 20 kilogram is traveling in space at a speed of 6 meter per second, what is its kinetic energy? As you people know that kinetic energy is equals to half mv square, so mass of the rock is equals to 20 kilogram and its speed is 6 meter per second, so square of the 6 will be 36, so 2 1s are 2, 10 2s are 20, अगर हम 36 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं so 360 joule will be the right answer. Charlie will be the right answer. Question number 9 is which row shows an advantage and a disadvantage of using nuclear fuel to generate electrical power? अब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना करना हमारे लिए एडवांटेज है, जबकि वो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट की वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। सो 9 का हमारे पास अल्फा ऑप्शन होगा, डू नॉट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 states that which rows gives the definition of work done and the unit of work done. As you people know that work done is equals to product of force. Let's suppose we are discussing about this F and this is the direction of displacement. So this is the component of force that is along displacement F cos theta. So work is equals to FD cos of theta. So work is equal to product of magnitude of displacement and the component of force in the direction of displacement and its unit is joule. So alpha option है the energy transferred per unit time. ये बात गलत है क्योंकि ये वर्क नहीं होता, this is basically power. Energy transferred per unit time ये पावर है, ये बात गलत है. The force multiplied by the distance moved in the direction of force, ये बात ठीक है और इसका यूनिट जाउल है, सो चार्ली विल बी दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, इसमें हमसे कहा गया है अ हैमर हिट्स अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। ओके, द वेट ऑफ नेल इज नेग्लिजिबल, वेट ऑफ द नेल इज नेग्लिजिबल, इसको हम जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। ओके, द हैमर exerts a force FH and a pressure PH on the nail. The nail exerts a force FW and pressure PW on the wood. अब देखिए नेल का जो वेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो जो फोर्स हैमर एक्सर्ट करेगा नेल पर वही फोर्स जो है वो नेल आगे ट्रांसफर कर देगा वुड पर। इट मींस फोर्सेस जो हैं वो सेम होंगी। सो अल्फा आंसर पॉसिबल है या बीटा आंसर पॉसिबल है?
चार्ली और डेल्टा तो किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इनको तो जो टिक नहीं करेंगे। आप अगर देखें प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स दोनों के लिए सेम है, इट मींस ग्रेटर द एरिया लेसर विल बी द प्रेशर एंड लेसर द एरिया ग्रेटर विल बी द प्रेशर। अब अगर आप इस कैप को देखें तो इसका एरिया ज्यादा है और यहां पर एरिया कम है, तो जहां पर एरिया ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, जहां पर एरिया कम तो वहां पर प्रेशर ज्यादा। तो जो नेल वुड को प्रेशर ट्रांसफर कर रहा है वो ज्यादा होना है, और जो है वो हैमर जो नेल को प्रेशर ट्रांसफर कर रहा है वो कम होना है। सो आई थिंक PW विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ PH। जो हमारे पास जो 11th है इसका जो आंसर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इसमें हमसे ये कहा गया है कि द प्रेशर at a point beneath the surface of a liquid varies with the depth of a point and density of the liquid. As you people know that pressure in liquids is equals to rho GH, okay, which changes both increases pressure beneath the surface. अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तब भी प्रेशर बढ़ेगा, और अगर डेप्थ को इंक्रीज करते हैं फिर भी हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा। सो चेंज इन डेप्थ इंक्रीजेस, डेंसिटी increases, so delta will be the right option. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसमें हमसे ये कहा गया है the diagram shows a cylinder containing air, okay, the piston is free to move inside the cylinder and atmospheric pressure acts outside the cylinder. As the air inside the cylinder is heated, the piston moves to the right. Which quantity decreases? The average force exerted on the piston each time that one air particle hits the piston, ये बात ठीक नहीं है। The average speed of the air particles, ये भी बात ठीक नहीं है। The number, the mass of air inside the cylinder, mass भी तो constant रहना है, mass ऐसी भी कोई बात नहीं है। The number of collisions made by air particles with the piston, volume increase हो जाएगा, तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा जो है वो मूव करने के लिए, तो इनके जो कोलिजन्स हैं विद द पिस्टन पर सेकंड ये रिड्यूस हो जाएंगे। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट अ फिक्स्ड मास ऑफ एयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर इज नाउ चेंज्ड टू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, the temperature of air remains constant, it means this is an isothermal process. What is the new pressure? We know that here we shall apply Boyle's law, which states that P2 over P1 is equals to V1 over V2. Inverse relation with the volume, so P2 is equals to V1 over V2 मल्टीप्लाइड बाय P1। हमारे पास वॉल्यूम 1 जो है वो 150 है, वॉल्यूम 2 जो है वो 100 है, और वॉल्यूम 1 जो है वो 120 है। तो ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 180 आ जाएगा। सो 180 किलो पास्कल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, इसमें हमसे कहा गया है the diagram shows 4 changes of state W, X, Y and Z. Which rows gives names of the 4 changes of the state? W representing liquid to gas. Liquid to gas is known as boiling. So W में कंडेंसेशन ये दोनों पॉसिबल नहीं है, या चार्ली पॉसिबल है या डेल्टा पॉसिबल है, ओके। X is representing gas to liquid. Gas to liquid it means condensation. So फिर अगेन चार्ली और डेल्टा पॉसिबल हैं। फिर है Y, सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड मींस मेल्टिंग, सो मेल्टिंग, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। Y जो है वो Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग होता है, सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। Now we shall move towards question number 16. In question number 16, the diagram shows a metal pan on a hot plate. The pan is heated by the hot plate. How the thermal energy is transferred from the hot plate
टू द मेटल प्लेन। यहाँ पे जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाय द कंडक्शन प्रोसेस, सो कंडक्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमसे कहा गया है अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर इज हीटेड एट इट्स बेस। ओके, व्हाट हैपेंस टू द हीट वाटर। अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एज यू पीपल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और ऐसे जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हीट अप हो रहे हैं वो अपवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो बीटा विल बी दी राइट ऑप्शन। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है द ग्राफ शोज ओके एट वन इंस्टेंट द प्रेशर वेरिएशन अलोंग अ साउंड वेव, which point on the diagram represents a rarefaction and what is the wavelength of the sound wave। wavelength जो है वो बेसिकली हमारे पास P से Y तक होगी, जो कि बेसिकली किसके इक्वल है X, एक कंप्लीट क्रस्ट और एक टफ जो है वो हमारे पास वेवलेंथ बनाता है। सो दिस इज वेवलेंथ लैम्डा। अब रेयरफैक्शन मींस पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट, पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट वेयर द प्रेशर इज लेसर। तो यहाँ P पर तो प्रेशर ज्यादा है, Q पर प्रेशर कम है, तो ये रेयरफैक्शन है और X जो है वो बेसिकली शो कर रहा है वेवलेंथ। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट a cork on the surface of water moves up and down as a wave passes across the surface. The diagram shows how the height of the cork above the average level on the surface varies with time. The numerical value of wavelength of this wave is equal to numerical value of the amplitude of this wave. What is the speed? As you people know that speed is equals to distance divided by time. Distance is equals to wavelength and time is equals to time period। जैसा कि आप जानते हैं वेवलेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि 2 के इक्वल है। सो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा 2 आ जाएगा और टाइम पीरियड कितना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और ये 0.5 है। सो 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2 टू डबल फ्रैक्शन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 2s आर 4 मीटर पर सेकंड। चार्ली विल बी दी राइट ऑप्शन। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। एज वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम डीप वाटर टू शैलोअर वाटर इन अ रिपर टैंक व्हाट हैपेंस टू द स्पीड एंड वेवलेंथ। जब वाटर ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, यानी कि डीप से शैलो में जाना है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जबकि डीप से शैलो में जाते हुए स्पीड कम हो जानी है। एज यू पीपल नो दैट वेव इक्वेशन v is equals to f into lambda. So this implies that v is directly proportional to lambda. When speed decreases, wavelength also decreases. So delta will be the right option. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है the diagram shows a ray of light directed at a plane mirror. Okay, what are the angle of incidence and angle of reflection? आप जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, वो आप बात करते हैं नॉर्मल के साथ। तो यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर ऊपर वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, बिकॉज टोटल इज 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। सो डेल्टा विल बी दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 22 है। इसमें हमसे कहा गया है अ रे of light in glass is incident on the surface at an angle C. Okay, the angle C is the critical angle which diagram shows what happens to the light. अब critical angle पे जो light है वो 90 के एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाती है। सो इसमें जो है वो डेल्टा ऑप्शन पॉसिबल है, बाकी कहीं पे भी ऐसी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में हमसे ये कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कन्वर्जिंग लेंस एंड वन प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द लेंस। ओके, व्हाट इज द, आगे हमसे कहा गया व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब मैग्निफिकेशन किसकी इक्वल होती है, हम ये बात करते हैं मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है, हम यहाँ पे एक लेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं
1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q, where p is the object distance and q is the image distance and f is the focal length. हम यहाँ से इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 over q is equals to 1 over f minus 1 over p. 1 over f, ये हमारे पास जो है किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू, ये देखिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स के बारे में बताया गया है, इट इज 1 सेंटीमीटर. सो इट इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू 1 over 3 एंड p इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस 2. इसका एलसीएम 6 आएगा, 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 minus 1 that is equal to minus 1 over 6. 2 minus 3 minus 1 over 6. so q is equals to minus 6. और हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है that is equal to height of image minus 6 है, एंड ऑब्जेक्ट जो है उसको आप minus 2 कंसीडर कर लें, 2 कंसीडर कर लें. सो कैंसिल आउट होने के बाद मैग्निफिकेशन हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगी. सो चार्ली विल बी दी राइट ऑप्शन. वैसे भी आप अगर देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसमें इमेज जो है वो विजुअल बननी है और अपराइट होनी है. तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये अब रे जो है वो फोकस से गुजरेगी इस पॉइंट से ऐसे, और जो दूसरी रे है वो सेंटर से पास करेगी. अब ये रेज आपस में कहीं आगे मिलेंगी नहीं, इन्होंने बैकवर्ड कहीं पे मिलना है जो कि बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होंगी. तो हम यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं. तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं 10 10 और ये ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाएंगे. सो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है वो ज़्यादा फिजिबल है. आप यहाँ से बॉक्सेस काउंट कर लें इमेज के, यहाँ से ऑब्जेक्ट के बॉक्सेस काउंट कर लें और उनको डिवाइड कर दें तो रफली आंसर आपके पास 3 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है. Which statement about red light and violet light is correct? A prism deviates red light more than it deviates violet light. नहीं, red light has lower frequency than violet light. हाँ, ये बात ठीक है. As you people know that visible spectrum में हम कहते हैं कि red light पहले आती है, फिर orange, फिर yellow, फिर green, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. जैसे जैसे आप रेड से वॉयलेट की तरफ जाते जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और मोमेंटम और एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है. तो रेड लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी लोअर होती है एज कंपेयर टू वॉयलेट लाइट. क्वेश्चन नंबर 25 इज दैट ultrasound is used to clean jewelry in a liquid. What is another use of ultrasound? Optical fiber communication, इसमें लाइट वेव यूज होती है. पेनिट्रल स्कैनिंग, हाँ ये बात ठीक है. फोटोग्राफी, इसमें भी लाइट, विजिबल लाइट यूज होगी. टेलीफोन कम्युनिकेशन, इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आप बात करें जो है वायरलेस की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं. ये अल्ट्रासाउंड में सिर्फ जो है वो पेनिट्रल स्कैनिंग होगी बस. क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास. इसमें कहा गया है अ शिप दैट इज स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ द सी सेंड्स अ पल्स ऑफ साउंड वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, ईच पल्स दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम सी बेड रिसीव्ड 1 second आफ्टर इट इज सेंट आउट. ओके, अ व्हेल स्विम्स अंडर द बोट एंड पल्स रिसीव्ड आफ्टर 0.60 seconds इज सेंट आउट. The speed of sound in the sea water is 1500 meter per second. What is the distance between whale and the seabed? आप ये सपोज कीजिएगा कि आपके पास ये एक शिप है, लेट्स सपोज, और ये नीचे जो है ये हमारे पास जो है वो सी बेड है. यहाँ से एक जो है वो वेव आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है इन टाइम 1 second. स्पीड हमें बताई गई है 1500 मीटर पर सेकंड. पहले तो आप ये डिस्टेंस फाइंड करें, इसको आप S1 का नाम दे दें. S1 इज इक्वल्स टू V इंटू T1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्पीड सेम है. डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि डिस्टेंस जाने का है भी है, वापस आने का भी. हमें वन साइडेड डिस्टेंस चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे. स्पीड 1500 है, टाइम कितना है 1, और डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू बी
750 मीटर। इसके बाद क्या कहते हैं, अ व्हेल स्विम्स अंडर द बोट एंड पल्स इज रिसीव्ड आफ्टर 60 सेकेंड्स। आप ये सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो एक व्हेल है जिसकी जो है वो आपको जो पल्स सुनाई देती है वो आफ्टर 0.60 सेकेंड्स देती है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि S2 है दैट इज इक्वल टू V इंटू T2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 2। इट कैन बी रिटन एज 150 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। इट इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 450 मीटर। हमारे पास ये 750 है, ये 450 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज 750, दिस इज 450। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 300, दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद तो 26 का हमारे पास जो है वो अल्फा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच रो डिस्क्राइब्स द अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज होती है। सो बीटा विल बी दी राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, a quantity that is defined as the work done by the source in moving unit charge around a complete circuit, what is the quantity and what is the unit। जो सोर्स चार्ज को सर्किट में मूव करवाने के लिए वर्क करता है चार्ज पर, that is known as electromotive force and its unit is volt और joule per coulomb। so beta will be the right option। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 29 है। इसमें कहा गया है, a student connects the circuit, okay, the switch S is closed, what is the reading of the voltmeter। अब आपने वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। सबसे पहले तो आप जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 है, इस तरह से इसको 3 लिख लेते हैं और इसी तरह से ये 6 और 6 दोनों पैरेलल हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो 6। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टमीटर अटैच है, यहाँ पर वोल्टमीटर अटैच है कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास जो है वो बैटरी अटैच है 6 वोल्ट की। सो 3 और 6 आपस में सीरीज में है, 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 12 ओम। करंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, इट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर। हमारे पास सीरीज में करंट हर जगह पे सेम होना है, तो अगर हमने 6 ओम के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। करंट हमारे पास 0.5 है और रेजिस्टेंस कितनी है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वोल्ट विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, 2 resistors connected in series act as a potential divider, okay। The resistors have resistance R1 and R2 and the potential difference across them are V1 and V2 respectively, which expression is equal to V1 over V2। आप जानते हैं कि दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं, तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होंगे तो जो हमारे पास करंट है वो क्या होगा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V is equals to IR as current in the same, so V is proportional to R, तो V1 over V2 is equals to R1 over R2, so alpha will be the right answer। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें हमें ये कहा गया है, there is an electric current of 1.5 ampere in a resistor 4 ohm, how much energy is transferred electrically to thermal energy in 1 minute। H is equals to I square into RT। करंट हमारे पास 1.5 है, सो 1.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 4 है और टाइम 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लिख लें 225 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये 25, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा 9 एंड 9 6 are 54, सो 540 जूल विल बी दी राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 है।
इसमें हमसे कहा गया है अ स्केयर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल इज नाउ रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस थ्रू P at a steady rate, the coil rotates through an angle of 180 degree, which diagram shows how electromotive force induced in the coil varies as it rotates through 180 degree। अब यहाँ पे हमारे पास जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो EMF जीरो होनी है, तो इनिशियली EMF जीरो, और फिर जब प्लेन पैरेलल हो जाएगा तो फिर EMF मैक्सिमम, फिर प्लेन जब 180 पे आएगा फिर जीरो, तो मतलब हमारे पास जब फिर परपेंडिकुलर होगा तो फिर जीरो हो जाएगा। तो इसमें अल्फा जो है वो पॉसिबल आंसर है, बाकी कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें हमसे कहा गया है कि द 3 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर लिस्टेड। इसमें जो अल्फा ऑप्शन है वो है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, बीटा ऑप्शन है द नीडल्स ऑफ अ कंपस, और चार्ली और जो 3 है उसमें लिखा है आयरन फिलिंग्स यूज्ड टू शो ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अब कहते हैं which pieces of equipment act as temporary magnets when in use। तो हमारे पास कोर ऑफ ट्रांसफार्मर और आयरन फिलिंग्स यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या टेम्परेरी मैग्नेट के, सिंपली टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो 4 विल बी द राइट ऑप्शन। मतलब कोर ऑफ ट्रांसफार्मर तब तक जो है वो मैग्नेटिक रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, और ये तब तक हमारे पास मैग्नेटिक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, अदरवाइज नहीं होगा। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है, इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सजेस्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ए डायरेक्ट करंट मोटर। 3 of their suggestions are listed: strength of magnetic field, current and number of turns। As you people know that torque is equal to NIA into B, so all these factors are involved in this formula। So 1 2 3 all are correct। so हमारे पास इसका जो है वो अल्फा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है a transformer is used to power lamp। okay, there are more turns in the secondary। अगर सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। coil then on primary, which statement is correct? There is an alternating current in AC okay in the primary coil and direct current in the DC। ये बात गलत है, ऐसा नहीं, दोनों साइड पे alternating current ही होता है। There is larger current in the secondary coil than in the primary। ये स्टेप अप है तो वहां पे करंट ने कम होना है, तो बीटा भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। There is changing magnetic field in the iron core। ये बात ठीक है। So चार्ली will be the right option। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें कहा गया है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ बीटा पार्टिकल फॉलोज द पाथ एज शोन, व्हिच पाथ डज एन अल्फा पार्टिकल traveling at the same speed follows। as you people know that alpha particles are helium nuclei and mass of alpha particle is greater than that of mass of electron। तो जितनी डेविएशन अल्फा पार्टिकल में हो रही है जितनी डेविएशन बीटा पार्टिकल में हो रही है उससे कम डेविएशन अल्फा पार्टिकल में होनी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मैस ज्यादा है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि अगर बीटा पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल ने अपवर्ड जाना है, क्योंकि बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है। दीज आर बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज तो अपवर्ड जाएगा, लेकिन उसमें डेविएशन बीटा के मुकाबले में कम होनी है क्योंकि उसका मैस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 37 है, विच रो गिव्स द साइन ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, and the sign of the charge on an electron negative charge होता है। positive and negative delta will be the right option। question number 38 है, an isotope has a half life of 600 years। okay, how much time passes before the count rate due to emission from a sample of isotope decreases to 116। 1/16 can be written as 1/2 raised to the power 4। it means number of half lives is equal to 4। if you want to calculate total time, simply multiply the number of half lives with the half life। 4 into 6000 it comes to be 24,000 years। so Charlie will be the right option। question number हमारे पास 39 है, what is the approximate time taken by light from sun to travel to earth। इसमें 500 seconds approximate जो हैं वो लगते हैं। वो कैसे? S is equals to VT
दिस implies that t is equals to s over v। अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो सन का डिस्टेंस है 15 इंटू 10 टू द पावर 10 और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 1 are 3, 3 5 are 10, 3 5 are 15, so 5 into 10 to the power 10 minus 8, so it comes to be 5 into 10 to the power 2, that is equal to 500 seconds, so delta will be the right option। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ये मैं आप लोगों के जिम्मे लगाता हूं, आपने कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो आंसर करना है। और आपका इस पेपर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।